हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम DLIS 115 और 105 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब फुल सिलेबस हम कवर करने जा रहे हैं, जिसमें सारी यूनिट्स के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम कवर करेंगे। ठीक है। ये थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है बिकॉज फर्स्ट यूनिट से लेके लास्ट यूनिट तक हम पूरे के पूरे क्वेश्चंस करने वाले हैं, 2 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चंस। ठीक है। ताकि आपकी क्विक रिवीजन हो जाए, एक ही वीडियो में आपको सारा का सारा कंटेंट मिल जाए, सारे के सारे क्वेश्चंस मिल जाए, सारे का सारा ओवरव्यू आपको मिल जाए। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि यहाँ पे डिफाइन करना है डॉक्यूमेंट्री सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है। डॉक्यूमेंट्री सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में हम देखते हैं कि क्या होते हैं जी। डॉक्यूमेंट्री सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जिसमें डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, एक तरह का क्या होते हैं टेक्स्ट फॉर्म में होता है, एक तरह से हार्ड कॉपी होती है, प्रिंट फॉर्म में निकाले होते हैं। ठीक है। ये क्या कहते हैं, रेफर टू एनी रिकॉर्ड, किसी भी तरह का रिकॉर्डेड या फिर रिटन फॉर्म में या फिर प्रिंट फॉर्म में कोई भी डॉक्यूमेंट मटेरियल हो जिसमें इंफॉर्मेशन कंटेन हो, मतलब इंफॉर्मेशन हो एंड कैन बी यूज्ड फॉर, जिसको हम यूज़ कर सकें रिसर्च के लिए या फिर डिसीजन मेकिंग के लिए, उसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट्री सोर्स। डॉक्यूमेंट्री सोर्स क्या होता है, मैं फिर से रिपीट कर दूं कि ये कोई भी रिकॉर्डेड या रिटर्न या फिर प्रिंट फॉर्म में जो भी डॉक्यूमेंट होता है जिसमें इंफॉर्मेशन कंटेन होती है उसको बोलते हैं हम डॉक्यूमेंट्री सोर्स। ठीक है। अब इसके करैक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि करैक्टरिस्टिक्स ऑफ डॉक्यूमेंट्री सोर्स। सबसे पहले क्या, ये रिकॉर्डेड फॉर्म में होएगा, जैसे कि या तो फिर ये फिक्स मीडियम होएगा। ठीक है, स्टोर इन अ फिक्स मीडियम में होएगा। जहाँ ये वाले जो सोर्स होंगे वो क्या हो, वेरीफाइएबल, मतलब ये लीगल होंगे। ठीक है, इसको चेक किया होता है। देन क्या, परमानेंट रिकॉर्ड, अगर आपने ये डॉक्यूमेंट मतलब पेपर की फॉर्म में है, मतलब प्रिंटेड फॉर्म में है, तो इसको फ्यूचर के लिए कब भी यूज़ कर सकते हैं, परमानेंट फॉर्म में है। देन क्या है, असेसिबल। अब एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, एक सबसे पहले क्या, ये रिकॉर्डेड फॉर्म में है, वेरीफाइएबल होएगा, परमानेंट निकाल इसको रख सकते हैं। देन के असेसिबल होएगा, अगर ये लाइब्रेरी में पड़ा है ना, तो वहाँ पे क्या होता है, सभी के लिए ये असेस कर सकते हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो प्रोफेसर हो, तो सब हर कोई उसको असेस कर सकता है। ये नहीं है कि उसके लिए स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, क्लियर। देन इसके बाद आता है टाइप ऑफ द डॉक्यूमेंट्री सोर्स। ठीक है, अब ये तो उसके करेक्टरिस्टिक्स से जो अब हमने पढ़े। आगे हम देखते हैं कि की फीचर्स क्या हैं। ठीक है, की फीचर में देखो यहाँ पे ये परमानेंट डॉक्यूमेंट सोर्स होते हैं क्योंकि पेपर की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, सॉरी, ये प्राइमरी प्राइमरी डॉक्यूमेंट सोर्स होते हैं क्योंकि देखो ये पेपर की फॉर्म में होते हैं। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यूनिट वाइज प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें 1 यूनिट से लेके लास्ट यूनिट तक प्रॉपर सारे के सारे टॉपिक मैंने कवर किए हैं ना, हर एक यूनिट के। हमने वहाँ पे पढ़ा था कि प्राइमरी सोर्स क्या होता है, जो ओरिजिनल रिकॉर्ड होता है ना, जो ओरिजिनल हो रिकॉर्ड होता है और फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होती है, उसको बोलते हैं प्राइमरी डॉक्यूमेंट सोर्स। देन सेकेंडरी होती है जो उसी जो आपकी फर्स्ट हैंड कॉपी होती है उसमें इम्प्रूवमेंट की होती है उसमें उसमें इंटरप्रिटेशन उसको एनालाइज किया होता है, इसमें इम्प्रूवमेंट किया होता है। ठीक है, जैसे कि टेक्स्ट बुक होगी, रिव्यू आर्टिकल्स हो गए, इंसाइक्लोपीडिया हो गया। ठीक है। देन टाइटरी डॉक्यूमेंट सोर्स क्या होता है, विच इज़ कंसोलिडेट ऑफ प्राइमरी प्लस सेकेंडरी इक्वल टू टाइटरी, मतलब जिसमें दोनों ही डॉक्यूमेंट्स को कंबाइन करके बनाए होती हैं डॉक्यूमेंट, उसको बोलते हैं डायट्री, जिसमें हम बोलते हैं इंडेक्स हो गया, जब बिब्लियोग्राफिक्स होगी, या फिर लाइब्रेरी कार्ड्स होगी, या कैटलॉग्स हो गए। ठीक है, क्लियर। देन इसके बाद आती है एग्जाम्पल। आप एग्जाम्पल देख सकते हो, जैसे कि बुक्स हो गई, बुक्स क्या होती है, एक प्रिंटेड फॉर्म में होती है, जर्नल्स हो गए, न्यूज़पेपर हो गई। ठीक है, ये क्या है, किस फॉर्म में है, ये
डॉक्यूमेंट्री सोर्स में है। गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स होगी, मैप हो गए, चार्ट हो गए, ठीक है, ई बुक्स होगी या मेन्यूस्क्रिप्ट हो गए या फिर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हो गए, ठीक है। इसके बाद हम इसके इम्पोर्टेंस देखते हैं। इम्पोर्टेंस क्या होएगी, क्योंकि पेपर की फॉर्म में है तो इसको हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं। आपको अगर रिसर्च करनी है उसके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। लर्निंग के लिए, स्किल को डेवलप करने के लिए ये आपको हेल्पफुल हो सकते हैं। और क्योंकि ये पेपर फॉर्म में है तो इन केस आपको इन फ्यूचर कभी भी ज़रूरत पड़े तो आप इसको लीगल फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हो। देन हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डॉक्यूमेंट्री डिस्क्रिप्शन। अब हमने इंफॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था, ठीक है। अब डिक्रिप्शन क्या होती है, डॉक्यूमेंट डिक्रिप्शन क्या होती है, एक तरह का कहते हैं प्रोसेस होता है ऑफ गिविंग, जिसमें क्लियर स्ट्रक्चर्ड एंड डिटेल्ड अकाउंट ऑफ डॉक्यूमेंट कंटेंट होता है या फिर फॉर्म्स। कहने का मतलब डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन में क्या होता है, बिल्कुल क्लियर एंड स्ट्रक्चर फॉर्म में, डिटेल फॉर्म में इंफॉर्मेशन होती है, बस आप इतना ध्यान रख लो, ठीक है। इट इज़ की पार्ट ऑफ द लाइब्रेरी, डॉक्यूमेंटेशन एंड इंफॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए ये ज़रूरी होता है। पर्पस क्या है, क्योंकि कोई डॉक्यूमेंट अगर स्ट्रक्चर वे में पड़ा होएगा, क्लियर वे में पड़ा होएगा, तो देखो कहते टू प्रोवाइड इनफ इंफॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट सो दैट यूज़र कैन रिकॉग्नाइज इट्स सब्जेक्ट, स्कोप, रेलेवेंस विदाउट रीडिंग इट फुल। डॉक्यूमेंट का जैसे डिस्क्रिप्शन ही ऐसा हो, मतलब उसके टाइटल जहाँ पे भी लिखा हो तो वहाँ पे उसको ऊपर से पढ़ के ही मतलब पता चल जाए कि इसके अंदर क्या, मतलब उसको पूरी बुक ना पढ़नी पड़े, ठीक है। तो वो हो गई। इसमें कौन से एलिमेंट इंक्लूड होते हैं, इसमें बिब्लोग्राफी होती है। बिब्लोग्राफी में क्या होती है, बिल्कुल समरी की फॉर्म में, या फिर आपको बोलते हैं कि लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स जितने भी होते हैं बुक में वो होती है, ठीक है। फिजिकल डिटेल आपकी, आपने देखा होगा बुक, जो भी आप टेक्स्ट बुक लेते हो, ठीक है, ऊपर लिखा होता है इसका साइज इतना है, इतने पेजेस हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे गिनना ना पड़े कॉपी के ऊपर, वहाँ पे आपको डिटेल मिल जाए, कंटेंट की डिटेल आपको पता चल जाएगी ये एमसीक्यू फॉर्म में है या फिर थ्योरी है इसमें, ठीक है। यूजिंग इन लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में किस लिए यूज़ करते हैं, कैटालॉगिंग के लिए। आपने देखा होगा सीसी का हमने कैटालॉगिंग कार्ड पढ़ी है, वहाँ पे हम मेन एंट्री करते हैं। मेन एंट्री में क्या होती है, फुल इंफॉर्मेशन होती है रिगार्डिंग टू बुक, है ना, ताकि मेन एंट्री से ही हमें पता चल जाए कि इस बुक के अंदर क्या है। देन इसके बाद है आउटकम। आउटकम का क्या मतलब होता है, एक स्टैंडर्ड रिकॉर्ड दैट एक्ट एज अ स्टोरेज फॉर द एक्चुअल डॉक्यूमेंट, ठीक है। आउटकम का मतलब ऐसे बनाया होना कि बिल्कुल एक्चुअल डॉक्यूमेंट की फोटो स्टेट आप कह सकते हो, है ना, कि बिल्कुल ऐसे। एग्जाम्पल देखते हैं, फॉर द बुक टाइटल, जैसे कि बुक का टाइटल है डिजिटल लाइब्रेरीज, उसके प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस है, ये ऑथर का नाम है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन में देखो, डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन में हम क्या क्या चीज़ें लिखेंगे। सबसे पहले ऑथर का मतलब टाइटल, बुक का नाम, ऑथर का नाम, पब्लिश कौन से ईयर में हुई, उसके बाद उसके सब्जेक्ट, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, देन ISBN नंबर, ठीक है। तो ये क्या हो गई डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन। अब इतना सारा पढ़ के हमें पता चल जाएगा कि किसके रिगार्डिंग है। देखो सब्जेक्ट पता चल गया कि लाइब्रेरी का है, ऑथर पता चल गया, किसने पब्लिश की वो भी पता चल गया, ठीक है। और क्या चाहिए, तो इसी डॉक्यूमेंट की डिस्क्रिप्शन से ही पता चल जाएगा कि बुक के अंदर क्या है। क्लियर। देन थर्ड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ प्रिंट एंड नॉन प्रिंट मीडिया। इसको एग्जांपल के हेल्प से हमने देखना है। प्रिंट मीडिया नाम से क्लियर हो रहा है कि वो वाली सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जहाँ जिसमें क्या होती है, प्रिंट की होती है ऑन द पेपर। जैसे लाइब्रेरी में क्या होता है, अब न्यूज़पेपर हो सकती हैं, बुक्स हो सकती हैं, पैम्पलेट हो सकती हैं, है ना। तो इसके फीचर क्या होते हैं, ये पोर्टेबल होते हैं, प्रिंट फॉर्म में होता है, इसके लिए इसको पढ़ने के लिए कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की नहीं ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर हम ऑनलाइन ई बुक के थ्रू पढ़ते हो तो कोई लैपटॉप, कोई फ़ोन, कोई मोबाइल फ़ोन तो वो चाहिए होता है, ठीक है। तो अब प्रिंटेड डॉक्यूमेंट में क्या होता है, प्रिंटेड मीडिया में आपको किसी भी डॉक्यूमेंट की कुछ किससे भी मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना।
सो नेक्स्ट हम देखते हैं नॉन प्रिंटेड मीडिया। नॉन प्रिंटेड मीडिया मतलब जो कि प्रिंट की फॉर्म में नहीं होता, मतलब जो पेपर के ऊपर नहीं लिखा होता, हार्ड कॉपी नहीं होती, जिसको हम बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी, है ना। तो वो क्या होता है, जैसे कि आप ऑनलाइन बुक्स पढ़ते हो, वेबसाइट से सर्च करते हो, ठीक है, सीडी या डीवी में कुछ भी कंटेंट पड़ा होता है वो देखते हो। तो फीचर इसके क्या है, इसके लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक कुछ डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी, कोई मशीन की ज़रूरत पड़ सकती है ना। और इसके और फीचर्स क्या है, ये अगर आपने किसी को सेंड करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ऑब्वियसली आप शेयर पे क्लिक करोगे तो अगले वाले पर्सन के पास वो चीज़ें पहुंच जाएंगी, ठीक है। अब इसी की जो अभी हमने पढ़ा प्रिंटेड एंड नॉन प्रिंटेड, जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं। प्रिंटेड मीडिया जो कि पेपर के ऊपर प्रिंट होता है, जैसे कि बुक्स हो गई, न्यूज़पेपर हो गए और मैगजीन हो गई। नॉन प्रिंटेड क्या हो गया, जो प्रिंट नहीं होता है ना। अब उसके लिए यूज़ करने के लिए आपको कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चाहिए होएगा, कोई सॉफ्टवेयर चाहिए होएगा, ठीक है। देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म्स कैटेगरीज ऑफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन देखते हैं हम। ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं कि पहले हम देखते हैं इसकी कैटेगरीज। कैटेगरी ऑफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसकी हम पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे कि क्या होती है। अब कैटेगरी ऑफ सोर्स इंफॉर्मेशन का क्या मतलब होता है, कैटेगरी का मतलब होता है पार्ट्स, है ना, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स या ग्रुप्स। कहते हैं डिफरेंट ग्रुप्स into which information source are divided based on their origin, nature and purpose, ठीक है। सोर्स कैसे डिवाइड करें, अलग अलग पार्ट में डिवाइड करें, किसके बिहाफ पे, उसका ओरिजिन के बिहाफ पे, उसका नेचर कैसा है, उसका पर्पस कैसा है, ठीक है। तो हम इंफॉर्मेशन को ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सोर्स में हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब इसकी मेन कैटेगरी कौन सी है, ये हमने पहले भी पढ़ा, क्योंकि ये ना पूरे यूनिट में आपने देखा होएगा, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होएगी, तो हर एक यूनिट में मेन सोर्स यही है। पहले प्राइमरी सोर्स होता है, क्योंकि पहले हम रफली कुछ लिखते हैं, है ना, जो फर्स्ट हैंड लिखते हैं। फिर सेकेंडरी सोर्स होता है जिस जब हम उसमें इम्प्रूवमेंट करके लिखते हैं। टर्टियरी सोर्स होता है जब दोनों को कंबाइन करके, जैसे हमने इंडेक्स बनाया है, ठीक है, तो इंडेक्स के लिए पीछे अंदर कुछ कंटेंट भी तो होना चाहिए बुक के अंदर, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आप डेफिनेशन भी लिख सकते हो। तो कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्स आर दी डिफरेंट क्लासेस होती हैं इन विच इंफॉर्मेशन को ग्रुप में कन्वर्ट किया होता है, डिवाइड किया होता है, जिस जैसे कि प्राइमरी, सेकेंडरी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राइट सम एग्जांपल ऑफ द प्राइमरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स अभी हम पढ़ तो रहे हैं, तो उसकी एग्जांपल देखते हैं कि क्या है। अभी तक आपने पढ़ा है जो प्राइमरी सोर्स क्या होते हैं, बिल्कुल जो फर्स्ट आप लिखते हो, है ना, कुछ भी रफली जो लिख लिया, ठीक है, तो वो होते हैं फर्स्ट हैंड रिकॉर्डेड। एग्जाम्पल देखते हैं। रिसर्चर क्या होते हैं, जो रिसर्च के लिए रिपोर्ट तैयार करते हैं, थीसिस लिखते हैं, या फिर डायरीज हो गई, या पर्सनल लेटर हो गए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो मतलब फर्स्ट हैंड होती हैं, ऑडियो या वीडियो ऑफ इवेंट्स के लिए हम रिकॉर्ड कर लिए। आर्ट वर्क हो गया, ठीक है, जैसे कि पहले हम जस्ट स्केच करते हैं, फिर बाद में उसमें शेड वगैरह फिल करते हैं। तो मेन वही चीज़ें हैं कि बिल्कुल जो फर्स्ट हैंड आप डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। डाटा क्या होती है, जो इंफॉर्मेशन डैट हैज़ बीन कलेक्टेड, प्रोसेस करते हैं एंड इंटरप्रेट करते हैं, किसके द्वारा, बाय समवन एल्स के द्वारा। किसके बेस्ड होती है, ये प्राइमरी सोर्स के, जो आपका प्राइमरी सोर्स होता है, ठीक है, उसके ऊपर जब आप इम्प्रूवमेंट करते हो, कुछ इन्हांसमेंट करते हो, कुछ और कंटेंट डालते हो, तो वो होता है सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा, जिसमें की पॉइंट्स देखते हैं। नेचर क्या होता है, ये ड्राइव कहाँ से होता है, प्राइमरी डाटा। अगर आपके पास प्राइमरी डाटा होएगा तभी सेकेंडरी डाटा होएगा। पर्पस क्या होता है, एक्सप्लेन करने के लिए, इसको इंटरप्रेट करते हैं। यूज़ किए क्या होता है, क्योंकि प्राइमरी डाटा में हमने ऑलरेडी बहुत सारा कुछ लिखा होता है, तो उससे क्या हो जाती है, हमारी हेल्प हो जाती है, हमारा टाइम
और ज़्यादा सेव हो जाता है। देन एग्जाम्पल्स में क्या हो गए, जैसे टेक्स्ट बुक हो गई, इंसाइक्लोपीडिया हो गया, ठीक है, तो आप ये कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, डैट इज विच इज टाइटरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। जो कॉम्बिनेशन होता है किसका, प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स का होता है, ठीक है। ये जो सोर्स होते हैं वो अपने आप नहीं एनालाइज करी, क्योंकि ये दोनों का कॉम्बिनेशन करके बनाई होती है, ठीक है। की फीचर्स क्या होती हैं, पहले तो ये ओरिजिनल कंटेंट नहीं होता, बट इसको असेस करना जरूर ईजी हो, क्योंकि आपके पास दोनों चीज़ें हैं, है ना। तो उसको अरेंजमेंट अल्फ़ाबेटिक करना या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करना, ये चीज़ें हेल्पफुल हो जाती है। आपका टाइम कम लगता है, क्योंकि ऑलरेडी आपका बना हुआ है कंटेंट, आपने उसके ऊपर ही वो काम करना है, ठीक है। जैसे कि बिब्लियोग्राफी हो गई, इंडेक्स हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें जैसे लाइब्रेरी कैटलॉग्स हो गए। सो टाइम सेव करता है, ठीक है, ज़्यादा रेंज ऑफ सब्जेक्ट को कवर करता है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी, ठीक है। सो ये हमारी यूनिट नंबर 1 का क्वेश्चंस यहाँ पे ख़त्म होते हैं। यहाँ पे यूनिट नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होते हैं, ठीक है। सो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ये सेकंड चैप्टर है आपका। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होता है, कहते हैं सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कोई प्लेस हो सकती है जहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिले, कोई पर्सन हो सकता है, कोई मटेरियल हो सकता है जहाँ से इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन किया जाए, जहाँ से इंफॉर्मेशन को क्रिएट किया जा सके। ये जहाँ तो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी हो सकती है, या फिर अनरिकॉर्डेड फॉर्म में भी हो सकती है, ठीक है। रिकॉर्डेड फॉर्म में मतलब आपने कहीं से बुक पढ़ा, कहीं से डॉक्यूमेंट पढ़ा। अनरिकॉर्डेड फॉर्म मतलब जब हम फेस टू फेस किसी से बात कर रहे हैं तो हमें न्यू इन्फॉर्मेशन मिलती है, जिसको हम रिकॉर्ड तो नहीं कर सकते जब किसी से बात कर रहे हैं, है ना। कैमरा लेके उसके पास तो नहीं बैठे होते, तो कई बार ऐसे भी चीज़ें होती हैं कि हमें अच्छी लगती हैं, ठीक है। देन हम इसकी कैटेगरी पढ़ते हैं। कैटेगरी हमने अभी डॉक्यूमेंट्री सोर्स जो कि यूनिट नंबर 1 में हमने पढ़ा, जो रिकॉर्डेड फॉर्म में होते हैं, है ना। अब इसमें क्या होते हैं, एक होते हैं नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स। डॉक्यूमेंट्री सोर्स में क्या, जब हम डायरेक्ट लोगों से बात करते होते हैं, है ना, जैसे इंटरव्यूज़ में या वैसे ही, ठीक है। तो इसके एडवांटेज क्या है, जब हम फेस टू फेस किसी से बात कर रहे हैं तो जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो क्या होती है, अप टू डेट होती है, ठीक है। क्योंकि बुक्स रिकॉर्डेड जो होती हैं, बुक्स होती हैं, वो पता नहीं कितने टाइम पहले बनी होती है ना, उसके अकॉर्डिंग वो मतलब पब्लिश हुई होती हैं। सो नेक्स्ट हम देखते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ओरिजिनलिटी। ओरिजिनलिटी के अकॉर्डिंग कैसे क्लासीफाई करते हैं, कौन से सोर्स हैं हमारे पास, प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स एंड टर्शियरी सोर्स। मैं बार बार ये रिपीट नहीं करूँगी क्योंकि हमारी वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी होने वाली है, आपको ये एक बार क्लियर हो गया है ना। फिर क्लासिफाइड हम करते हैं फॉर्मेट को कितनी तरह से, प्रिंटेड फॉर्म में एंड नॉन प्रिंटेड फॉर्म में, ये भी मैंने आपको बता दिया, इसके इम्पॉर्टेंस भी आपको क्लियर हैं, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट है व्हाट डिफाइन द मॉडर्न लाइब्रेरी, ठीक है। आई थिंक सो ये थर्ड यूनिट स्टार्ट हो गया। मॉडर्न लाइब्रेरी में क्या होता है, जिसमें कलेक्शन होती है। अब जो ट्रेडिशनल थी वहाँ पे सिर्फ बुक्स होती थी, इसके अलावा कोई इम्प्रूवमेंट नहीं, कोई और मतलब गैजेट नहीं होता था, कोई और टूल्स नहीं होते थे, ठीक है। बट जो मॉडर्न लाइब्रेरी में है, ठीक है, उसमें बुक्स तो होती हैं, इसके बाद उसमें नॉन प्रिंट भी होते हैं, ठीक है, जैसे कि सीडी वगैरह, डीवीडी वगैरह हो गए। डिजिटल रिसोर्स मतलब ऑनलाइन वेबसाइट, वाईफाई का एक्सेस होता है वहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पे। की फीचर्स क्या होते हैं, देखो ये हाइब्रिड होती है। हाइब्रिड मतलब रिकॉर्डेड भी और अनरिकॉर्डेड भी होते हैं, या फिर प्रिंटेड एंड नॉन प्रिंटेड भी होते हैं, जिसको बोलते हैं। फिर
टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन होगी। इंटीग्रेशन मतलब देखो अब टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो गई, कंप्यूटर भी आ गया वहाँ पे लाइब्रेरी में, इंटरनेट एक्सेस भी हो गए, डिजिटल कैटलॉग्स भी हो गए, ठीक है, ओपन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग्स हो गए, कार्ड्स हो गए, ठीक है, तो ये भी हो गए वहाँ पे। यूज़र सेंटर अप्रोच देखो वो पहले से पहले भी थी, मॉडर्न में भी उन्होंने वही फॉलो की, क्योंकि जो लाइब्रेरी में बुक्स पढ़ने आ रहा है उसकी सेटिस्फेक्शन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर लाइब्रेरी। देन डिजिटल असेस में क्या मतलब, ऑनलाइन वेबसाइट जो है होती हैं वो, क्योंकि वाईफाई फ्री होता है लाइब्रेरी में, ठीक है, तो वेबसाइट के थ्रू भी हम जो भी डाटा चाहिए हमें वो मिल जाता है। कंफर्टेबल क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स होता है, प्रॉपर रीडिंग हॉल होता है, प्रॉपर अगर प्रोजेक्टर पे कुछ दिखा रहे हो तो प्रॉपर उसके लिए अलग से मतलब बना होते हैं ना रूम्स। देन क्या है, प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन में क्या होते हैं, आप लॉन्ग टर्म्स के लिए डाटा को या बुक्स को स्टोर करके रख सकते हैं, ऐसी फैसिलिटी वहाँ पे प्रोवाइड होती है, ठीक है। और डेफिनेशन में देखो हमने पहले भी पढ़ा और इसमें भी पढ़ा, सब कुछ वही है कि प्रिंटेड एंड डिजिटल फॉर्म में सारे का सारा रिसोर्स होता है, और जो नीड 21वीं सेंचुरी में जो नीड्स एक यूज़र को होती है वो सारी की सारी यूज़र को प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द शॉर्ट नोट ऑन द एवोल्यूशंस ऑफ द लाइब्रेरी, ठीक है। द एवोल्यूशंस ऑफ लाइब्रेरी मतलब कैसे एक लाइब्रेरी डेवलप हुई, ठीक है, कैसे ये बनी, क्या इसके पीछे की हिस्ट्री है, ठीक है, कैसे ये कंसेप्ट माइंड में आया, ठीक है, तो वो सारे हम पढ़ते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट इज़ द एशियंट पीरियड, मतलब जो पहले वाला टाइम था उसमें, तो उसमें क्या होते थे, जो अर्ली लाइब्रेरी थी वो कहाँ पे मिली थी, मेसोपोटामिया में, इजिप्ट में, चाइना में और इंडिया में, ठीक है। क्या कैसे रिकॉर्ड रखते थे, क्ले की जो टैप थी, ठीक है, जहाँ फिर जो पाम स्लीव होते थे वहाँ पे वो लिखना स्टार्ट किया उन्होंने, ठीक है। यहाँ की एग्जांपल कैसे मिलती है, लाइब्रेरी ऑफ द अलेक्जेंड्रा जो कि इजिप्ट में है, या फिर नालंदा यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी जो इंडिया में है, ठीक है, ये फर्स्ट लाइब्रेरी थी उस टाइम की। देन उसके बाद जो मिडिवल टाइम आया, ठीक है, सबसे पुराने वाला टाइम, फिर उसके बाद वाला जो टाइम आया जिसमें क्या हुआ, रॉयल्स कोर्ट वगैरह बने, एजुकेशनल्स के लिए इंस्टीट्यूट बनना स्टार्ट हुए, जिसमें हमने हैंड रिटन से बुक्स लिखनी स्टार्ट कर दी, ठीक है। यहाँ पे स्कॉलर्स एंड मोक्स आपने पता होएगा, है ना। फिर क्या है इसके बाद, प्रिंटिंग रेजोल्यूशन, अभी तक जो था मतलब स्लेट पे लिख लिया, जहाँ पत्तों पे लिख लिया, अभी तक ये चल रहा था। अभी फिर क्या, प्रिंटिंग फॉर्म में बुक्स प्रिंट होनी स्टार्ट हुई थी, कौन सी सेंचुरी में, 15th सेंचुरी में। देन मॉडर्न जो पीरियड था उसमें लाइब्रेरी की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुई, नेशनल लाइब्रेरीज क्रिएट हुई, स्पेशल लाइब्रेरी भी बनी, लाइब्रेरी के लिए अरेंज करने के लिए क्लासिफिकेशन भी बनी, जैसे आपने डीडीसी कॉलन क्लासिफिकेशन आप करते हो, ठीक है, तो बुक्स को कैसे लाइब्रेरी में अरेंज करना है वो सारी उसकी बनी। देन फिर अब जो है 21वीं सेंचुरी में डिजिटल एंड हाइब्रिड, मतलब जिसमें प्रिंटेड एंड टेक्नोलॉजिकल इलेक्ट्रॉनिकल जो रिसोर्स हैं दोनों रखे जाते हैं, ठीक है, और आईसीटी बेस्ड हैं, कंप्यूटर के ऊपर बेस्ड हैं, जो कैटलॉग्स कार्ड बनाते हैं वो भी क्या है अब ऑनलाइन बनाते हो आप, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय द नोटेबल लाइब्रेरी, नोटेबल लाइब्रेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में भी आया हुआ है। नोटेबल लाइब्रेरी का क्या मतलब होता है, कहते इज़ अ लाइब्रेरी डैट इज़ फेमस हो, हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट हो, कल्चरली इम्पॉर्टेंट हो एंड वाइडली रिकॉग्नाइज्ड हो, ठीक है, किसके लिए, अपनी यूनिक कलेक्शन के लिए, आर्किटेक्ट के लिए, साइज एंड सर्विस के लिए। नोटेबल लाइब्रेरी, नोटेबल लाइब्रेरी नाम से क्लियर है ना, जिसमें कुछ डिफरेंट हो, यूनिक कलेक्शन हो, ठीक है। जैसे कि सच लाइब्रेरीज के पास क्या होते हैं, रेयर मैन्युस्क्रिप्ट होते हैं, वैल्यूएबल जो पुराने टाइप के, इतने टाइम पुराने जो मैन्युस्क्रिप्ट निकाली थी, है ना,
तो वो रखते हैं कुछ लाइब्रेरी, मतलब ताकि उनकी लाइब्रेरी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या हो, हाइप मिले, है ना। तो ये सारी उसमें आती हैं। देन की फीचर ऑफ द नोटेबल लाइब्रेरी क्या होती है, एक तो हिस्टोरिकल यहाँ पे इम्पोर्टेंस होती है, कलेक्शन इनका यूनिक होता है, आर्किटेक्ट वैल्यू अलग से होती हैं, ठीक है, और ग्लोबल एंड नेशनल लेवल पे ये फेमस होती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं किसके लिए, बाकी लाइब्रेरी को के लिए भी, ठीक है, को भी। देन एग्जाम्पल्स देखते हैं हम, नोटेबल लाइब्रेरी कौन सी है, ठीक है। यूएसए की लाइब्रेरी है जो सबसे क्या है, लार्जेस्ट लाइब्रेरी है। फिर ब्रिटिश लाइब्रेरी है जो क्या होल्ड करके रखती है, कहाँ क्या होल्ड करके रखती है, मैग्ना क्राटा और शेक्सपियर की जो मैन्युस्क्रिप्ट वहाँ पे पड़ी है। नेशनल लाइब्रेरी जो इंडिया की सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट लाइब्रेरी है वो कलकत्ता में है, ठीक है। तो ऐसे करके अलग अलग क्या है लाइब्रेरी, और अलग अलग अपने कंटेंट इनका बिल्कुल यूनिक है, ठीक है। यूनिक कलेक्शन की वजह से ये लाइब्रेरी बाकी लाइब्रेरी से डिफरेंट है। क्लियर। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है NASSDOC। इसको हमने बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में ये आ सकते हैं। सो NASSDOC इसकी फुल फॉर्म देखते हैं पहले, नेशनल सोशल साइंस डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, ठीक है। अब बेसिकली अब देखते हैं कि ये है क्या। कहते इज अ डिवीजन ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, ठीक है। ये क्या है, इंडिया की इंडियन काउंसिल काउंसिल है, किसकी है, सोशल साइंस की जो रिसर्च कर रही है वो, ठीक है। कब डेवलप हुई थी, 1969 में हुई थी। कहाँ पे डेवलप हुई थी, नेशनल न्यू दिल्ली में, सॉरी, ठीक है। एन स्टैंड फॉर नेशनल सोशल साइंस डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, ठीक है, ध्यान रखना ये फुल फॉर्म आ सकती है। अब इसका मेन रोल क्या है, प्रोवाइड करवाना लाइब्रेरी डॉक्यूमेंटेशन एंड इंफॉर्मेशन सपोर्ट्स टू द रिसर्चर इन द सोशल साइंस। अब जो सोशल साइंस के ऊपर ही कोई ऐसी कौंसिल बनी है, ठीक है, तो वो ऑब्वियसली है कि वो सोशल साइंस के ऊपर जितनी भी रिसर्च की जा रही होगी तो उसका वो सपोर्ट करेगी, ठीक है। इसको बनाने के ऑब्जेक्टिव देखते हैं, क्या करती है ये, कलेक्ट करती है, ऑर्गेनाइज करती है और प्रोवाइड करवाती है असेस टू सोशल साइंस लिटरेचर, ठीक है, टू सपोर्ट रिसर्चर बाय, उनको क्या सप्लाई करके रिसर्चर को, बिब्लोग्राफिक्स रेफरेंस एंड डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड करवा के उनको और ज़्यादा हेल्प करती है कि वो सोशल साइंस की जो फील्ड में और ज़्यादा रिसर्च कर सके। क्लियर। टू मेंटेन डाटाबेस ऑफ रिसर्च, प्रोजेक्ट का डाटाबेस को मैनेज करने के लिए, थीसिस के लिए, एंड एक्सपर्ट जो है इस फील्ड में उनका जो भी इंफॉर्मेशन उनसे मिली है वो डाटाबेस में मेंटेन करते हैं। क्लियर। to promote the use to modern information technology in social science research। अब ये जो कौंसिल है वो क्या कहती है कि जितनी ज़्यादा आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करोगे उतनी ही आपकी रिसर्च जो कि आप सोशल साइंस में कर रहे हो उसके लिए आपको हेल्पफुल होएगा। अब इस कौंसिल के हम देखते हैं, हम फंक्शंस देखते हैं। लाइब्रेरी सर्विस है, क्यों, क्योंकि इनके पास क्या है, लार्ज कलेक्शन ऑफ बुक्स होती हैं, किस में होती हैं, बस ये सोशल साइंस की होती है, बस ये चीज़ ध्यान रखना। डॉक्यूमेंटेशन सर्विस है, डॉक्यूमेंटेशन हमने अभी पढ़ा जो पेपर की फॉर्म में होती है ना। करंट अवेयरनेस सर्विस CAS, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या होते हैं, जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन पब्लिश हुई हैं रिगार्डिंग टू सोशल साइंस। देन सिलेक्टिव डिसएमिनेशंस ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब जो भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड हुई है वो रिसर्चर को देती हैं, चाहे वो इंडिविजुअल रिसर्च की सिर्फ अगर एक रिसर्चर को भी ज़रूरत है तो वो उसको प्रोवाइड करवाते हैं, है ना।
फिर ये लोन भी प्रोवाइड करवाते हैं, जो मटेरियल जैसे कि बुक में से लाइब्रेरी में आपको सोशल साइंस की बुक्स चाहिए होगी तो वो क्या करते हैं, लोन पे मतलब वो सिक्योरिटी के पैसे पहले रख लेते हैं, फिर आपको बुक्स प्रोवाइड करवा देते हैं, है ना। देन डाटाबेस एंड ऑनलाइन असेस, ये आपको डाटाबेस को यूज़ करने की परमिशन भी देते हैं, और ऑनलाइन असेस मतलब ऑनलाइन वेबसाइट पे बुक्स या ई बुक को रीड करने की भी परमिशन देते हैं। बट ये सब कुछ किसके रिगार्डिंग है, सोशल साइंस के, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने। इम्पॉर्टेंस देखते हैं हम। इम्पॉर्टेंट ये क्या है कि ये इंटरनेशनल असेस हब है, रेडी टू यूज़ रेफरेंस हमें प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। अच्छी बॉन्डिंग होती है, कोलैबोरेशन होती है किसके, रिसर्चर के बीच में और इंस्टीट्यूशन के बीच में। क्लियर, ये था हमारा क्वेश्चन जो बेस्ड है नेशनल सोशल साइंस डॉक्यूमेंटेशन सर्विस के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच पब्लिक लाइब्रेरी इन ग्रीस वाज एस्टैब्लिश इन, सॉरी 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 विच नहीं, फर्स्ट, ये इसके साथ ही है एक्चुअली। जो फर्स्ट लाइब्रेरी थी सोशल साइंस के रिगार्डिंग, वो एस्टैब्लिश हुई थी 330 बीसी में, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेफरेंस सर्विस एंड सोर्स, जो इम्पोर्टेंट इन दोनों के ऊपर अलग अलग चैप्टर है। रेफरेंस सर्विस के ऊपर अलग चैप्टर है, रेफरेंस सोर्सेज के ऊपर अलग चैप्टर है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ब्रीफली इनकी देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन क्या होती है। अब देखो, जो रेफरेंस सर्विस है, सर्विस कोई थिंग नहीं है ना। सर्विस क्या है, जो हम फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं यूज़र को। लाइब्रेरी, अगर हम लाइब्रेरी की बात करें, ठीक है, तो क्या होता है कि लाइब्रेरी में क्या होता है कि अगर कोई न्यू यूज़र है उसको हमने अच्छा फील करवाना है ना, तो हम लाइब्रेरियन क्या करते हैं, अपना स्टाफ का मेंबर हम उनके साथ भेज देते हैं कि इस यूज़र को जो भी रिक्वायरमेंट है आप उसको राइट टाइम पे राइट इन्फॉर्मेशन और राइट जो भी उसकी नीड है उसको दो आप, है ना। मतलब सर्विस का मतलब आप जो गाइड करते हो, उसको एडवाइस देते हो, या फिर उसको रिसोर्स को प्रोवाइड करवाते हो, ये होती है सर्विस, रेफरेंस सर्विस, जो किसी के दोबारा दी जाए। की फीचर क्या है, यूज़र सेंटर्ड होती हैं, क्योंकि यूज़र की ही नीड के अकॉर्डिंग देखना होता है हमने। दो तरह की होती है, रेडी रेफरेंस होती है, एक लॉन्ग रेंज रेफरेंस होती है। रेडी रेफरेंस होती है जैसे कि हमें कुछ छोटी सी क्वायरी हो आपकी, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि व्हाट इज़ द डेट ऑफ बर्थ ऑफ महात्मा गांधी, ठीक है, 2 अक्टूबर। ये रेडी इन्फॉर्मेशन थी, मतलब क्विक इन्फॉर्मेशन मिलने वाली थी। लॉन्ग रेंज इन्फॉर्मेशन होती है जब हमें किसी टॉपिक पे, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, ठीक है, कुछ वहाँ पे बोला जाए कि आर्टिकल लिखो, ठीक है, तो लॉन्ग रेंज है, ये टाइम कंज्यूमिंग है ना। तो ये सारी चीज़ें। देन रिसोर्स रेफरेंस सोर्स क्या होती हैं, सोर्स कहाँ से हम नॉलेज लेंगे, बुक से, डाटाबेस से, जहाँ कोई और मटेरियल होएगा जिसकी हेल्प से हम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को ले सकें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि सोर्स कौन से हैं, डिक्शनरी होगी, इंसाइक्लोपीडिया हो गया, मैप हो गए, बिब्लियोग्राफिक्स होगी, डायरेक्टरीज होगी, ईयर बुक होगी, इंडेक्स होगी, दिस ऑल द एग्जाम्पल ऑफ द रेफरेंस सोर्स, ठीक है। तो ये इसकी शॉर्ट फॉर्म में डेफिनेशन है, आप इसको कर सकते हो, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, एक्सप्लेन द कंपोनेंट ऑफ द रेफरेंस सर्विस, ठीक है। अब रेफरेंस जो सर्विस है उसके हमने कंपोनेंट देखने हैं कि कौन कौन से हैं। कंपोनेंट ऑफ द रेफरेंस सर्विस जिसको हम एक्सप्लेन करेंगे, कहते रेफरेंस सर्विस ये नहीं होती कि सिर्फ इन लाइब्रेरी में हो, इज नॉट जस्ट आंसरिंग अ क्वेश्चन, ठीक है। रेफरेंस सर्विस हमने अभी पढ़ा ना कि सर्विस क्या होती है, कि जब आप उसको गाइड करते हो, जब किसी क्वेश्चंस का आंसर देते हो, डैट इज सर्विस, कहते वो तो होती है, बट इसके अलावा क्या होती है, कहते इट इज़ अ सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है दैट इन्वॉल्व several component working together to guide user to the right information। बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है, ठीक है, उनके थ्रू कहते हैं हम यूज़र की जो इंफॉर्मेशन है उनको राइट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। अब कौन से मेन कंपोनेंट
कंपोनेंट हैं वो देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है इन्वॉल्व, इंफॉर्मेशन टैक्स। इंफॉर्मेशन टैक्स क्या होता है, कोई कहते हैं फिजिकली पॉइंट लाइब्रेरी में होना चाहिए, यहाँ पे यूज़र क्या हो अप्रोच कर सके, किसके लिए, फॉर हेल्प के लिए। यहाँ पे जो स्टाफ होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ट्रेंड होना चाहिए, क्योंकि उसको पता हो किस क्वेश्चन का आंसर, मतलब खुद को भी तो नॉलेज होनी चाहिए इतनी तो, है ना। देन रेफरेंस इंटरव्यू, इंटरव्यू का मतलब क्या होता है, जब कन्वर्सेशन होती है किसके बीच में, लाइब्रेरी एंड यूज़र के बीच में जो इंटरव्यू होती है या कन्वर्सेशन होती है, क्लियरली अंडरस्टैंड होनी चाहिए यूज़र के नीड के अकॉर्डिंग। एक कोई पर्सन गया, ठीक है, तो सबसे पहले वो कहते हैं एक इंफॉर्मेशन टेक्स्ट होना चाहिए वहाँ पे, अगर यूज़र अपनी रिक्वायरमेंट बता सके। फिर जो स्टाफ वहाँ पे खड़ा है वो भी क्या होना चाहिए, ट्रेंड होना चाहिए, जो यूज़र का क्वेश्चन है कुछ किसी स्पेसिफिक बुक चाहिए उसे, ठीक है, किसी सब्जेक्ट की, तो उसे क्लियरली अंडरस्टैंड कर सके, ठीक है। कैसे स्टेप क्या होता है, पहले वो ग्रीटिंग करे यूज़र को, फिर उसके क्वेश्चन को क्लैरिफाई करे, फिर वो कंफर्म करे कि हाँ जी आपको यही सब्जेक्ट की बुक चाहिए थी, आपको यही ऑथर की बुक चाहिए, है ना, तो ऐसे करके। रेफरेंस सोर्स में क्या होता है, रेफरेंस सोर्स मैंने अभी आपको पढ़ाया पीछे, जिसमें डिक्शनरी बुक्स होगी, जर्नल्स होगी, डाटाबेस हो गया, ठीक है, बिब्लियोग्राफिक्स हो गई। देन फिर सर्च की प्रोसेस आती है, सर्च की प्रोसेस जिसमें हम इंफॉर्मेशन कहाँ पे होएगी वो लोकेट करती हैं। अगर मैनुअल, अगर मतलब प्रिंटेड फॉर्म में आपके पास बुक है तो वहाँ से दे दोगे, अदरवाइज़ क्या फिर डिजिटल फॉर्म में भी देखोगे कि हाँ वहाँ पे पड़ी हो अगर। फिर इंफॉर्मेशन की डिलीवरी, प्रोवाइड द आंसर इज़ द मोस्ट सूटेबल फॉर्म, ठीक है। फिर यूज़र को आंसर भी प्रोवाइड करवाना है कि अगर बुक है तो उनको भी बताना कि यहाँ से मिल जाएगी बुक, ठीक है। तो फॉलो अप, फॉलो अप का मतलब अगर यूज़र को बुक आपने दे दी फिर उनका फॉलो अप लेना कि जी सर आपको यही बुक चाहिए थी, यही वाला ऑथर था, आपको सब कुछ प्रॉपर से मिल गया, सब टाइम आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई बुक सर्च करने के लिए, ठीक है। दीज ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू कैन आस्क फ्रॉम द यूज़र। देन करंट अवेयरनेस सर्विस, CAS और SDI, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनके ऊपर एक प्रॉपर यूनिट है, मैंने ऑलरेडी आपको करवा दिया। करंट अवेयरनेस सर्विस में जिसमें इंफॉर्मेशन या रिसोर्स क्या होते हैं, अपडेटेड होते रहते हैं, ठीक है। SDI यहाँ पे क्या होते हैं, सप्लाई किए जाते हैं ट्रेल्ड इंफॉर्मेशन, किसके लिए, स्पेसिफिक यूज़र के लिए, ठीक है। देन हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइंड एवोल्यूटिंग टूल्स एंड चेंजिंग कम्युनिटीज़, क्या मतलब है इसका, कैसे टूल्स जो हैं उसमें एवोल्यूशन आया, कैसे उनमें ठीक है वो चेंज हुए, कैसे डेवलपमेंट हुई, कैसे इम्प्रूवमेंट हो गया टूल्स का भी, ठीक है। और जो कम्युनिटी थी वो कैसे चेंज होगी, सारा पढ़ते हैं, ठीक है। सो कहते हैं जो टूल्स थे, ठीक है, पहले और अभी के वो करेंगे। कहते ये जो थे टूल्स, जो टेक्नोलॉजी थे वो कहते कंसिस्टेंटली डेवलप होते रहे, उनके मेथड डेवलप होते रहे, सिस्टम चेंज होता रहा, किसका, बुक्स को बनाने का, सॉर्ट करने का, रिट्रीव करने का, या इंफॉर्मेशन को शेयर करने का, ठीक है। जैसे कि अब लाइब्रेरी के लिए ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर यूज़ होने लग गए, डिजिटली हो गया, ऑनलाइन डाटाबेस हो गए, सेल्फ चेक सिस्टम हो गया कि आप खुद से बुक इशू कर सकते हो, कब देनी है, ठीक है, आपकी प्रॉपर आईडी बनती है। सो ये सारी चीज़ें। देन चेंजिंग कम्युनिटी का क्या मतलब है, कहते चेंजिंग कम्युनिटी रेफर कर दिया कि शिफ्ट इन द करेक्टरिस्टिक्स, नीड्स एंड बिहेवियर ऑफ द इंफॉर्मेशन यूज़र ड्यू टू सोसाइटी या सोशल, कल्चरल, एजुकेशनल एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। मतलब क्या, जैसे कि पहले सिर्फ जो बुक्स थी लाइब्रेरी में वो प्रिंटेड फॉर्म में होती थी, बट अब क्या है, कम्युनिटी चेंज हो गई, अब डिजिटल फॉर्म में आ गया, इंक्रीज होने लगी डिमांड, रिमोट एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन की, ऑनलाइन ग्रोथ इंक्रीज हो गई, मल्टीकल्चरल आ गई, ठीक है। सो उसके अकॉर्डिंग भी बहुत सारी चेंजेस हो गई, ठीक है, क्लियर, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ द रेफरेंस सर्विस।
ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन में हमने पढ़ा था रेफरेंस सर्विस क्या होगी, अब जब वो यूज़र को गाइड करना, उनको एडवाइस करना, ठीक है, क्वेश्चंस के आंसर देने, ठीक है, प्रॉपर राइट टाइम पे राइट इंफॉर्मेशन यूज़र को प्रोवाइड करो, इन दिस ऑल टाइप इंक्लूड इन द रेफरेंस सर्विस। ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं कि इसकी जो टाइप्स हैं वो अलग अलग चीज़ों पे बेस्ड है। जैसे कि टाइम के ऊपर देखें तो दो तरह की सर्विस प्रोवाइड होती है, एक होती है रेडी सर्विस, एक होती है लॉन्ग सर्विस, लॉन्ग रेंज सर्विस। पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने ऑलरेडी ये बता दिया। फिर मोड ऑफ डिलीवरी, कि आपको डायरेक्ट दी जाएगी या इनडायरेक्ट दी जाएगी। डायरेक्ट में सर्विस में क्या है, फेस टू फेस आपको बोला जाता है, ठीक है। इनडायरेक्ट में क्या होता है, जो लाइब्रेरी होता है वो एक गाइड को प्रोवाइड करवा देता है आपकी हेल्प के लिए, ठीक है। देन बेस ऑफ द नेचर ऑफ द इंफॉर्मेशन सर्विस, कि आपने जो अप टू डेट मतलब करंट अवेयरनेस सर्विस आपको चाहिए, जो न्यू मंथली जैसे कि बुक्स आती हैं वो आपको चाहिए, या फिर सिलेक्टिव मतलब कोई पर्टिकुलर आपका इंटरेस्ट है किसी सब्जेक्ट में, आपको वो चाहिए। फिर इसके बाद और टाइप जो बेस्ड होती है आपकी मॉडर्न लाइब्रेरी पे, कि आपको डिजिटल फॉर्म में चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। फिर लिटरेचर सर्च सर्विस, जिसमें कंडक्ट होते हैं डिटेल्स सर्च ऑन द टॉपिक्स एंड प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ द रेफरेंस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, डिस्कस इन द डिटेल लाइब्रेरी रेफरेंस डेस्क, ठीक है। जो अभी हमने पढ़ा था कि क्या क्या चीज़ें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, है ना, कंपोनेंट होते हैं किसके, रेफरेंस सर्विस के। तो फर्स्ट कंपोनेंट हमने पढ़ा था उसमें रेफरेंस डेस्क का, तो उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। कहते हैं रेफरेंस डेस्क क्या होता है, इसको ऐसे डिज़ाइन किया होता है कि ये सर्विस प्रोवाइड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाता है, कि यहाँ पे जो लाइब्रेरियन है वो प्रोवाइड करवाएगा, यूज़र को असिस्ट करेगा, उनको गाइड करेगा, उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। आप इसको ये भी कह सकते हैं कि ये क्या है, हब ऑफ रेफरेंस सर्विस है, जो क्या है, जो यूज़र के फर्स्ट कंटेक्ट में आता है ना, किसके लिए, हेल्प के लिए। सो उस जो डेस्क है, रेफरेंस डेस्क है, जहाँ पे लाइब्रेरी होता है और यूज़र का आके उससे क्वेश्चनिंग पूछता है, उसके हम फंक्शंस देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, आंसर करते हैं वो यूज़र के जो क्वेश्चंस होते हैं। फिर उनके बीच में क्या होता है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है, कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है। फिर जो होता है लाइब्रेरियन होता है वो उसको गाइड करता है कि ये वाला रिसोर्स आपको यहाँ पे मिलेगा, या तो वो ऑनलाइन बताता है कि डाटाबेस के थ्रू कि यहाँ से आपको ये वाली बुक मिल जाएगी, ठीक है। फिर बिब्लोग्राफी में क्या होता है, जिस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग उन्हें इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी उसकी ब्रीफ में समरी होती है, ठीक है, तो वो रेफर करता है। फिर यूज़र एजुकेटेड केशन सॉरी फिर यूज़र को बताता है कि अगर कोई सॉफ्टवेयर है, ठीक है, कि आप इसको कैसे चलाओगे, आप कैसे बुक को सर्च करोगे, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन बताता है। करंट अवेयरनेस सर्विस अगर मंथली उसको अपडेशन चाहिए तो वो कैसे करेगा, अगर कोई कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे उसको सर्च करनी है ऑनलाइन तो वो कैसे करेगा। सो ये सारी चीज़ें रेफरल सर्विस होती है, वो सर्विस जो लाइब्रेरी के अंदर नहीं प्रोवाइड होती, ठीक है, जो उसके लिए हमें आउटसाइड या आउटर एजेंसीज की हेल्प लेनी पड़ती है। आउटर एजेंसी मतलब कोई इंस्टीट्यूशन हो गया, ठीक है। जब कोई लाइब्रेरी में कोई बुक ना हो, उसको बाहर से मंगवानी पड़े, ठीक है, तो उसको बोलते हैं रेफरल सर्विस। इज़ इट क्लियर? सो नेक्स्ट हम इसके देखते हैं, फीचर देखते हैं। असेसेबल होता है, हर कोई आके उस वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है। वहाँ पे क्वालिफाइड स्टाफ होता है, वेल एक्यूप्ड होता है, वहाँ पे प्रिंटर सारे मतलब सोर्स होते हैं, कैटलॉग कार्ड होता है, ठीक है, टेक्नोलॉजी होती है क्योंकि वहाँ पे कंप्यूटर, इंटरनेट, ऑनलाइन डाटाबेस होता है, और जो वहाँ पे इन्वायरमेंट होता है वो यूज़र फ्रेंडली होता है ना, ताकि फर्स्ट एक्सप्रेशन इज़ द लास्ट एक्सप्रेशन जैसे कि बोला हुआ है ना, तो यूज़र को एंट्री करते टाइम ही मतलब फ्रेंडली इन्वायरमेंट हो, उसको ये ना लगे पता नहीं मैं कहाँ पे आ गया, है ना।
सेंटर पॉइंट होता है हेल्प के लिए, अगर यूज़र को हेल्प चाहिए तो वो उस वहाँ पे आता है, यूज़र को उसकी जो नीड है उसको फुलफ़िल किया जाता है, लाइब्रेरी के जो सोर्स है उसको प्रोवाइड किया जाता है, और इंफॉर्मेशन लिटरेसी मतलब पढ़ने के लिए ज़्यादा यूज़र्स आएँ इसके लिए वहाँ पे प्रमोट किया जाता है कि यूज़र इंटरेस्ट दिखाएँ। देन हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ एक्सप्लेन द सम ऑफ द रिसोर्स दैट आर ऑफन केप्ट एट लाइब्रेरी रेफरेंस डेस्क। ठीक है, कौन से रिसोर्स हैं जो लाइब्रेरी के रेफरेंस डेस्क के ऊपर रखे होते हैं। ठीक है, अब देखो जो लाइब्रेरी डेस्क होता है, ठीक है, जहाँ वहाँ पे यहाँ पे लाइब्रेरियन होता है, तो वहाँ उसके आसपास क्या होने चाहिए वो देखते हैं। पहले तो क्या है, डिक्शनरीज होने चाहिए, इंसाइक्लोपीडिया वहाँ पे होना चाहिए उसके आसपास टेबल के, मैप होने चाहिए, डायरेक्टरीज होनी चाहिए जहाँ पे फ़ोन नंबर्स वगैरह मिल जाएँ उनको ईज़िली, मंथली या ईयरली बुक होनी चाहिए, इंडेक्सिंग होनी चाहिए, जितनी भी लाइब्रेरी है वहाँ की जो बुक्स हैं उसकी इंडेक्सिंग होनी चाहिए, बिब्लियोग्राफिक्स वहाँ पे होने चाहिए, गवर्नमेंट की जो भी रूल एंड रेगुलेशंस आई हैं वो उसके पास होनी चाहिए, डिजिटल एक्सेस होना चाहिए, मतलब कंप्यूटर इंटरनेट वगैरह उसके पास होना चाहिए ताकि वो ऑनलाइन क्या है सर्च कर सके। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन द स्टाफ क्वालिफिकेशन। स्टाफ की क्वालिफिकेशन के ऊपर ध्यान मतलब लिखना है हमने नोट पूरा। सो देखो, अ क्वालिफिकेशन ऑफ अ लाइब्रेरी स्टाफ तो इम्पॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि लाइब्रेरी में काम ही पढ़े लिखे इंसान का है ना, तो वेल क्वालिफाइड स्टाफ क्या है, ज़रूरी है, एसेंशियल है, किसके लिए, लाइब्रेरी के ऑपरेशंस के लिए। ठीक है, और यूज़र को क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने के लिए। कोई पढ़ा लिखा बंदा होएगा, उसे कोई नाम समझ आएगा कि कौन सी बुक चाहिए, किस राइटर की बुक चाहिए, है ना। तो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन पहले तो लाइब्रेरियन में उसको मतलब मास्टर डिग्री या फिर बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस उसकी की हो, है ना, डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन की हो। स्पेशल लाइब्रेरियंस मतलब क्या है, उसकी प्रॉपर इसके अलावा और क्या स्पेसिफिकेशन हो, जैसे कि उसकी लॉ वगैरह हो, मेडिकल हो, या इंजीनियर में उसने सब्जेक्ट पढ़ा हो, ताकि वो उसको अच्छे से उन सब्जेक्ट को गाइड कर सके। फिर उसको टेक्निकल स्टाफ मतलब उसको डिजिटल जो सोर्स है मतलब कंप्यूटर वगैरह की नॉलेज होनी चाहिए, है ना। एडिशनल स्किल्स उसको प्रोवाइड करवाने चाहिए, कंप्यूटर में कैसे सॉफ्टवेयर चलाना है, कम्युनिकेशन के यूज़र के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है वो इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके मैनेजमेंट, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं वहाँ पे, तो कैसे मैनेज करना है वो एक लाइब्रेरियन को आना चाहिए। कंटिन्यू प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ठीक है, तो उसके लिए कि उसको ये वर्कशॉप देनी चाहिए, सेमिनार करना चाहिए, ताकि वो अपनी लाइब्रेरी को और ज़्यादा अच्छी मतलब सक्सेस की तरफ लेके जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र अट्रैक्ट हो। इम्पोर्टेंस क्या है, एक तो देख सफिशेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी है, यूज़र की सेटिस्फेक्शन के लिए, क्योंकि एक क्वालिफाइड बंदा ही वहाँ पे आएगा तभी वो पढ़े लिखे बंदे के साथ इंटरेक्ट कर पाएगा, है ना। तो मॉडर्नाइजेशन हो मतलब उसको टेक्नोलॉजी की यूज़ कैसे करते हैं वो पता होना चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए, रिलायबिलिटी होनी चाहिए, उसकी जो इंफॉर्मेशन सर्विस वो प्रोवाइड करवा रहा है। ठीक है, क्लियर। सो इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, डैट इज डिस्कस द एजुकेशन प्रोग्राम। एजुकेशन प्रोग्राम क्या होता है, कहते इन अ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में क्या होता है, एजुकेशन प्रोग्राम रेफर टू अ प्लान्ड ऑर्गेनाइज्ड और जिसमें हमें क्या है एक्टिविटी होती है, मतलब एजुकेशनल प्रोग्राम का क्या मतलब होता है कि यूज़र को या फिर जो स्टाफ मेंबर है उसको क्या किया जाए, उसकी जो स्किल्स है उसको कैसे हम इन्हांस कर सकते हैं, उसकी स्किल को कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं, उनकी नॉलेज को कैसे हम डेवलप कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, और ज़्यादा इन्हांस कैसे कर सकते हैं। इसलिए हम ना एजुकेशन प्रोग्राम मतलब कुछ एक्टिविटीज़ करवाते हैं लाइब्रेरी के अंदर, ठीक है। तो वो उसके बारे में हम पढ़ते हैं, देखो एजुकेशनल प्रोग्राम फॉर द लाइब्रेरी प्रोफेशंस के लिए, ठीक है, कैसे
जैसे कि फर्स्ट है फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन देखो, जहाँ तो ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजु मास्टर डिग्री का होनी चाहिए उसके पास, या फिर क्या है पीएचडी होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस के अंदर, ठीक है। फिर डिप्लोमा कोर्स हम करवा सकते हैं, ठीक है, ताकि मतलब स्पेशल स्किल उनकी डेवलप हो सके। इन सर्विस ट्रेनिंग उनको वर्कशॉप दे सकते हैं, ठीक है, या फिर कोई कोर्स वगैरह है वो दे सकते हैं, सेमिनार करवा सकते हैं, ताकि आप अपने स्टाफ को और ज़्यादा अपडेटेड कर सको, ठीक है। कंटिन्यू एजुकेशन मतलब ऑनलाइन कोर्स वगैरह या वेबिनार होते हैं वो प्रोवाइड करवा सकते हो। फिर क्या एजुकेशन प्रोग्राम फॉर द लाइब्रेरी यूज़र, ये तो स्टाफ के लिए था कि वर्कशॉप लगा दो उनको, डिग्री करवा दो उनको, पोस्ट ग्रेजुएशन करवा दो, है ना। अब यूज़र अब यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यूज़र को कैसे वो कर सकते हैं कि यूज़र ओरिएंट देखो प्रोग्राम करवा सकते हैं कि लाइब्रेरी का कैसे रूल्स होते हैं, लेआउट कैसे होते हैं, कौन सी सर्विस होती है। उनको ये बता सकते हैं कि कैसे आपने पर्टिकुलर जो बुक है उसको कैसे सर्च करना है। उनको ऑनलाइन जो कोर्स मतलब ऑनलाइन जो सॉफ्टवेयर है कैसे डेवलप करने हैं, कैसे सॉफ्टवेयर चलाना है, वो सारी की सारी हम ट्रेनिंग दे सकते हैं, ठीक है। तो ये इन सभी की इम्पोर्टेंस क्या है देखो, एक तो सारा का सारा काम करना इजी हो जाएगा क्योंकि सब कुछ पढ़े लिखे हो गए, जो यूज़र आए उनको भी पता है और अपना काम, और जो स्टाफ मेंबर है उनको भी पता है अपना काम। यूज़र सेटिस्फाई इंपॉर्टेंट हो जाएगी, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी क्योंकि ऑनलाइन भी अब यूज़र को भी समझ आने लगा कि ऑनलाइन कैसे बुक रीड करनी है, ठीक है, लॉन्ग लाइफ लर्निंग के लिए, ठीक है। क्लियर, आई होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द एम ऑफ द लाइब्रेरी ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का क्या मतलब है देखो, कहते इज अ प्रोग्राम डिजाइन, एक तरह का प्रोग्राम डिजाइन करना किसके लिए, टू इंट्रोड्यूस न्यू यूजर्स के लिए, ताकि वो लाइब्रेरी के रिसोर्स को समझ सके, सर्विस को समझ सके, ठीक है, और जो फैसिलिटीज हैं उसको यूज कर सके, ठीक है। मेन एम क्या है लाइब्रेरी को बनाने का, ठीक है। सो पहले तो क्या ये हेल्प करता है यूज़र को लेआउट समझने के लिए, ठीक है। अवेयरनेस ऑफ सोर्स, यूज़र को दी इंफॉर्मेशन दी जाती है प्रिंट नॉन प्रिंट के बारे में, डिजिटल सोर्स के बारे में कौन कौन से होते हैं। फिर उनको सर्विस के बारे में बताया जाता है कि आप कैसे किताब को बोरो कर सकते हो, कितने दिनों के लिए कर सकते हो, मैक्सिमम कितनी क्लास कितने दिनों तक लेके जा सकते हो बुक को। हम लाइब्रेरी में लोन भी प्रोवाइड करवाते हैं। स्किल डेवलपमेंट जिसमें ऑनलाइन जो सॉफ्टवेयर है उसको सिखाया जाता है, ठीक है। कैसे इंडिपेंडेंट बना जा सकता है कि विदाउट आप स्टाफ की हेल्प लिए हुए कैसे आप अपने मटेरियल को फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे कम टाइम में आप अपने जो बुक चाहिए आपको, ठीक है, कंटेंट चाहिए आपको, कैसे मिल सकता है आपको। पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करते हैं किसके बीच में, लाइब्रेरी के स्टाफ एंड यूज़र के बीच में, ठीक है। ये था लाइब्रेरी ओरिएंटेशंस, क्लियर, जिसमें हम जितना ज़्यादा पॉजिटिव यूज़र को मतलब पॉजिटिवनेस प्रोवाइड करवा सके उतनी हम करवाने की कोशिश करते हैं, क्लियर। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द लाइब्रेरी सिग्नेस, क्या मतलब है ये। कहते हैं एक तरह का सिस्टम होता है, किसका सिस्टम होता है, विजुअल साइन का, जिसमें सिंबल्स होते हैं, जब बोर्ड यूज़ करते हैं कहाँ पे, इनसाइड या फिर आउटसाइड ऑफ द लाइब्रेरी, किसके लिए, गाइड करने के लिए या फिर यूज़र को असिस्ट करने के लिए, लोकेशन प्रोवाइड करवाने के लिए कि कहाँ की बुक्स कहाँ पे है, इंग्लिश की बुक कहाँ पे है, पंजाबी की बुक कहाँ पे है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट है इसके की फीचर देख लेते हैं। क्लियरली एंड विजिबल होएगा, अब बोर्ड लगा हुआ है तो वहाँ पे आपको क्लियरली पता लग जाएगा। फिर डिजाइन, यहाँ पे हम स्टाइल यूज़ करते हैं, कौन से कलर यूज़ हो लाइब्रेरी में। इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन देते हैं, और हम देखते हैं कि जो भी हम सिंपल जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं लाइब्रेरी में वो बिल्कुल सिंपल हो, मतलब हर कोई उसको पढ़ सके। जैसे कि
डायरेक्शंस के लिए साइन, सेक्शन लेबल के लिए साइन, इंस्ट्रक्शन साइन, यहाँ पे वो लिखा होता है कि साइलेंस प्लीज़ डू, नो ड्रिंक, नो फूड, ये सारी चीज़ें सेक्शन में कि ये चिल्ड्रन की बुक है, ठीक है, किड सेक्शन है, ये सारी चीज़ें। हाँ, आइडेंटिफाई जो साइंस है, लाइब्रेरी जहाँ पे लाइब्रेरी का बोर्ड लगा हुआ है, कितने टाइम तक ये ओपन होएगा, ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे आती हैं, ठीक है। कौन एक तरह की लैंग्वेज या साइंस आप कह सकते हो ना, वो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइंड द इनफॉर्मल लाइब्रेरी ओरिएंटेशन। लाइब्रेरी ओरिएंटेशंस के बारे में हम देखते हैं। कहते हैं जो इनफॉर्मल लाइब्रेरी ओरिएंटेशन है, नॉन स्ट्रक्चर्ड होती है, कैजुअल वे होता है किसका, इंट्रोड्यूसिंग यूजर टू द लाइब्रेरी सोर्स, सर्विस एंड लेआउट, ठीक है। इस अब इनफॉर्मल, फॉर्मल तो हमने पढ़ा है ना कि प्रॉपर वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, हाँ, प्रॉपर उनको ट्रेनिंग दी जाती है, प्रॉपर उसको वर्कशॉप दी जाती है, ठीक है। बट इनफॉर्मल जिसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, कैजुअल वे से हम नॉर्मली कोई स्टेप नहीं फॉलो होता, ठीक है। तो वहाँ पे हम यूज़र को बताया जाता है कि कैसे आपने बुक को सर्च करना है। तो इसके की फीचर्स क्या होते हैं, पहले तो ये अनप्लान्ड है, मतलब कोई भी नॉर्मल यूज़र आपकी लाइब्रेरी में आया, उसने पूछा कि ये सब्जेक्ट कहाँ पे है जी, आपने नॉर्मली बता दिया कि हाँ जी वहाँ पे है जी, ठीक है। तो यूज़र ड्राइवन होता है क्योंकि यूज़र क्वेश्चंस के लिए रिक्वेस्ट करता है, ठीक है। ब्रीफ होता है, कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ी बात नहीं होती, ठीक है, वन टू वन होती है। ये वन टू वन भी हो सकती है या फिर स्मॉल ग्रुप में भी हो सकती है, ठीक है। एग्जाम्पल में देखो, सेम वही चीज़ के लाइब्रेरी शो करता है न्यू स्टूडेंट को कि कैसे फाइंड आउट करनी है बुक को, है ना। मतलब नॉर्मली कोई अब वहाँ सोच के तो नहीं उन्होंने बैठा होता कि आज न्यू स्टूडेंट आएगा, न्यू यूज़र आएगा, ठीक है। कैजुअली कोई आ गया तो आप उसको दिखाने लग गए कि ये ऐसे आपने सर्च करना है, ठीक है। या फिर आप जो सॉफ्टवेयर है यूज़र को बता सकते हैं कि कैसे आप यहाँ पे है ना हेल्प कर सकते हो, हेल्प ले सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय द ऑनलाइन लाइब्रेरी ओरिएंटेशन। ये थी इनफॉर्मल। अब ऑनलाइन लाइब्रेरी ओरिएंटेशंस के बारे में देखते हैं। कहते हैं एक डिजिटल मेथड है जिसके थ्रू हम यूज़र को लाइब्रेरी या रिसोर्स के बारे में इंट्रोड्यूस करते हैं। देखो कितने वे हैं, एक तो फॉर्मल वे से यूज़र को बताना, एक इनफॉर्मल वे से यूज़र को बताना। अब क्या है, ये ऑनलाइन वे से कैसे यूज़र को बताएंगे। एक तो ये असेसिबल होता है, मतलब यूज़र कहीं पे बैठा हो, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट वो कहीं से भी रिसोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। मल्टीमीडिया होता है, सेल्फ पेस्ड लर्निंग होती है, ठीक है। इंटरेक्टिव एलिमेंट होते हैं क्योंकि ऑनलाइन होते हैं, चैट वगैरह करते हैं, वीडियो कॉल्स करते हैं, ठीक है। तो ऐसे होता है, जैसे आपको बताई है मैंने, वीडियो कॉल हो गई, जूम हो गया, गूगल मीटिंग हो गई, ठीक है। ये सब कुछ ऑनलाइन हम उसको बताते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइब्रेरी ओरिएंटेशन क्या है, अभी तक इतना पढ़ रहे थे, ठीक है। तो वो कहते हैं लाइब्रेरी ओरिएंटेशन क्या होती है, एक तरह की प्लान्ड एक्टिविटी प्रोग्राम होता है जिसमें हम इंट्रोड्यूस करते हैं न्यू यूज़र को किसके बारे में, लाइब्रेरी के, कि किस तरह का लाइब्रेरी का लेआउट है, किस तरह के रिसोर्स हैं, किस तरह की सर्विस हम प्रोवाइड करवाते हैं, हमारी लाइब्रेरी के क्या रूल एंड रेगुलेशंस हैं। की पॉइंट जिसमें हमारा पर्पस बस यही रहता है कि हम यूज़र की हेल्प कर सकें, कवर करते हैं फिजिकल लेआउट, उसको ऑनलाइन भी बताते हैं। मेथड हमने अब भी पढ़े कि प्रिंट फॉर्म में भी उनको बता सकते हैं, डेमोस्ट्रेट कर सकते हैं, लाइब्रेरी का टूर दे सकते हैं, या फिर ऑनलाइन उनको वीडियो कॉल या ट्यूटोरियल दे सकते हैं हम, है ना। सो आई थिंक सो आज की वीडियो बहुत लंबी हो गई है, ठीक है। इसको यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। ये पार्ट नंबर 1 होएगा। तो ऐसे करके बहुत सारा सिलेबस पड़ा है अभी। हम आई थिंक सो 4th या 5th यूनिट पे ही अभी पहुँचे हैं। 14 यूनिट्स हैं जो हमने कंप्लीट करनी है फुल सिलेबस की, ठीक है। सो आप नेक्स्ट पार्ट का वेट कर सकते हो, ठीक है।
तो मैं इसकी प्लेलिस्ट बना दूँगी। प्लेलिस्ट में आपको ये सारी की सारी जो शॉर्ट में क्विक रेफ़रेंस क्विक इन्फॉर्मेशन है ना, रिवीज़न आप क्विकली रिवीज़न कर सकते हो बेसिकली, ठीक है। आई होप सो मेरा ये छोटा-सा एफ़र्ट्स आपको अच्छा लगा होएगा। तो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, कमेंट करो, ठीक है। अगर कोई और आपकी मुझे बताना चाहते हो, कुछ और इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो कि मैं कैसे और इम्प्रूव कर सकूँ, तो मेरे को वो भी टिप्स दे सकते हो आप। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।